जो नया टॉपिक है हमारा वो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है ना। आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन का जो सबसे पहला पार्ट है उसको हम लोग देखते हैं। देखो, सबसे पहले किसी भी देश में जरूरी ये है कि उसकी सीमाएं निर्धारित हों, बाउंड्री डिसाइडेड हों, रीजन डिसाइडेड हों, उनकी कॉन्फ़िगरेशन डिसाइडेड हो, फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या होगा ये डिसाइड हो। मान लो जैसे कि कोई एरिया किसी दूसरे देश से लेना है, दूसरे देश से भारत में शामिल करना है, या भारत का कोई एरिया या किसी भी देश का कोई एरिया किसी दूसरे देश को देना है, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि फ्यूचर में एक्सचेंज भी हो सकती हैं चीजें। कुछ डिस्प्यूट अराइज हो सकते हैं ऐसे जिसमें एक्सचेंज करना हो पड़ जाए, तो फिर क्या किया जाए। तो इस सब की व्यवस्था सबसे पहले होनी चाहिए। मान लीजिए जैसे आप कोई घर अगर बनाते हो तो सबसे पहले क्या करते हो, बाउंड्री करते हो उसकी। बाउंड्री से डिमार्केशन कर लेते हो कि भाई ये हमारी जगह है, यहां तक हम लोग अपने आप को लिमिट करके में रखेंगे, ये वाला एरिया हमारा है। फिर उसके हिसाब से प्लानिंग करते हो उसे बनाने की। दैट्स इट। तो इसी तरीके से जो सबसे पहला चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी ही है। संघ क्या होगा, भारत एक संघ होगा, यूनियन होगा, और फिर उसकी टेरिटरी कैसे डिफाइंड होगी, ये सब इसमें बताया गया है। ठीक है। देखो, भाग एक में आर्टिकल 1 से लेके 4 तक इसी के बारे में चर्चा की गई है, यूनियन के बारे में। जैसे आर्टिकल 1 ये कहता है सीधे तौर पर कि इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। तो सबसे पहले तो एक नाम ही क्लियर हो गया कि नाम क्या है। इंडिया है जो कि भारत भी है, और ये क्या होगा, यूनियन ऑफ स्टेट होगा ये। यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब यहां से क्या है, देखो यहां दो बातें बताता है। आर्टिकल 1 दो चीजें क्लियर कर देता है, एक देश का नाम, और दूसरा जिस आधार पर भारत को कंसोलिडेशन हुआ है, जिस आधार पर भारत का निर्माण हुआ है, एक इस सेकंड वाली चीज को क्लियर कर देता है। जैसे यूनियन ऑफ इंडिया है। यूनियन ऑफ इंडिया का मतलब क्या है कि जो भारत बना है वो राज्यों से किसी समझौते के हिसाब से नहीं बना है। तो स्टेट्स के बीच में कोई एग्रीमेंट, कोई ट्रीटी, इस तरीके का कुछ साइन नहीं हुआ है, बल्कि भारत बना है सेंट्रीपिटल फोर्सेस से, केंद्राभिमुख शक्तियों से, जिसमें राज्य भी शामिल है। इसलिए वो यूनियन है, फेडरेशन नहीं है। यानी राज्यों का एक संघ है, संघीय राज्य नहीं है। और यूनियन ऑफ स्टेट है, फेडरेशन नहीं है। ये इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, एक सेकेंड जस्ट। ठीक है ना। तो सबसे पहले इसी पॉइंट को लिखिए, यूनियन को डिफाइन कर लेते हैं कि यूनियन क्या है, व्हाट इज यूनियन एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनियन एंड फेडरेशन। दो बातें हैं यहां पर। क्योंकि संघ को हम लोग फेडरेशन के नाम से भी जानते हैं, लेकिन वो होता है संघीय राज्य, जैसे यूएसए।
है ना। फेडरेशन का मतलब है हिंदी में संघीय राज्य, राज्यों का संघ नहीं। राज्यों के संघ का मतलब है यहां पर यूनियन। ठीक है, इंडिया इज यूनियन। इसीलिए केंद्र सरकार को ज्यादा शक्तियां दी गई हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो संघ है वो केंद्राभिमुख शक्तियों से बना है, किसी समझौते का परिणाम नहीं है। ठीक है, तो आप इसमें लिखिए सबसे पहले, संविधान के भाग एक में, संविधान के भाग एक में अनुच्छेद 1 से 4 तक, अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ एवं इसके क्षेत्रों की चर्चा की गई है। संघ एवं इसके क्षेत्रों की चर्चा की गई है। ठीक है, इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रॉम आर्टिकल 1 to 4, from article 1 to 4, union and its territory is being defined। अनुच्छेद आर्टिकल 1 में या अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि, अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया दैट इज भारत, अब ये अंग्रेजी में ही लिखना सब लोग, है ना, क्योंकि अंग्रेजी में ही तर्जुमा उसका उतना बढ़िया नहीं हो पाता। इंडिया दैट इज भारत shall be a union of a state, shall be a यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया जो कि भारत है इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का संघ होगा। तर्जुमा ये बनेगा इसका, राज्यों का संघ होगा। आर्टिकल 1 स्टेट दैट इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, तो लिखिए कंटिन्यूएशन में, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 1 दो बातों को स्पष्ट करता है। आर्टिकल 1 क्लैरिफाई टू थिंग्स। फर्स्ट, नेम ऑफ द कंट्री, देश का नाम, और दूसरा, सेकंड इसमें लिखिए, संघ की प्रकृति, नेचर ऑफ यूनियन। सेकंड है संघ की प्रकृति, ये नेचर ऑफ यूनियन। ठीक है, इसमें लिखना कंटिन्यूएशन में, भारत एक राज्यों का संघ है। इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, अर्थात, अर्थात संघ का निर्माण, अर्थात संघ का निर्माण केंद्र अभिमुख शक्तियों से हुआ है, केंद्र अभिमुख शक्तियों से हुआ है। सो यूनियन हैज बीन फॉर्म्ड, सो यूनियन हैज बीन फॉर्म्ड बाय सेंट्रीपिटल फोर्सेस। सेंट्रीपिटल माने जो केंद्र की ओर झुकी हुई हो, सेंट्रीपिटल फोर्सेस। इसी कारण, अच्छा इसी में लिखना, इसी कंटिन्यूएशन में लिखना, सेंट्रीपिटल फोर्सेस। यह किसी, यह किसी राज्यों के मध्य समझौते का परिणाम नहीं है, यह किसी राज्यों के मध्य समझौते का परिणाम नहीं है। इट इज नॉट,
it is not the resultant of it is not the resultant of any agreement between the states, any agreement between the state. इसी कारण इसी कारण भारत में संघ भारत में संघ अत्यधिक शक्तिशाली है, एंड दैट्स बिकॉज ऑफ इट यूनियन इज मोर पावरफुल इन इंडिया, यूनियन इज मोर पावरफुल इन इंडिया। ठीक है, ये बात मैं आपको समझा पाया? क्लियर है? बताओ। किसको नहीं है क्लियर? अगले पॉइंट से लिखना, बल्कि नोट में लिखना। इसमें नोट में लिखना, भारत के विपरीत या भारतीय संघ के विपरीत, भारतीय संघ के विपरीत यूएसए का निर्माण, यूएसए का निर्माण राज्यों के मध्य एक समझौते के फलस्वरूप हुआ है। यूएसए का निर्माण राज्यों के मध्य एक समझौते के फलस्वरूप हुआ है। इन द कंट्रास्ट ऑफ इट, या इन द कंट्रास्ट ऑफ इंडिया, इन द कंट्रास्ट ऑफ इंडिया, यूएसए हैज बीन फॉर्म्ड, यूएसए हैज बीन फॉर्म्ड due to an agreement among the states, due to an agreement among the states, जिस कारण वह एक संघीय राज्य है, जिस कारण वह एक संघीय राज्य है। एंड सो इट वुड बी अ फेडरल स्टेट, फेडरेशन, फेडरल स्टेट नहीं, इट वुड बी, या इट इज अ फेडरेशन, इट इज अ फेडरेशन, है ना, संघीय राज्य है एक। ये बात क्लियर हो गई। अब जब संघीय राज्य है, एग्रीमेंट से बना है, एग्रीमेंट के एंटिटी कौन कौन थे? तो स्टेट्स थे। इसका मतलब स्टेट ज्यादा पावरफुल होंगे, क्योंकि स्टेट ने वहां सेंटर को बनाया, यूनियन को बनाया। हमारे यहाँ यूनियन नहीं बना, हमारे यहाँ यूनियन ने स्टेट्स को बनाया। दैट्स बिकॉज ऑफ इट इंडिया फॉर्म्ड, ये यूनियन ऑफ इंडिया फॉर्म्ड ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्सेस, वहां सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस से बना। तो इसीलिए यही डिफरेंस है यूनियन और फेडरेशन में, दैट इज द बेसिक डिफरेंस। इसीलिए यूनियन में जो केंद्र होगा वो शक्तिशाली होगा। क्यों? क्योंकि शक्तियां उसकी तरफ झुकी हुई हैं, सेंट्रीपिटल हैं, केंद्राभिमुख हैं। इसके विपरीत संघीय राज्य में राज्य शक्तिशाली होंगे। क्यों? क्योंकि एग्रीमेंट से बना है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, केंद्राभिमुख शक्तियां, केंद्राभिमुख नहीं, उनको क्या कहेंगे? केंद्र विमुख शक्तियां, अपकेंद्री शक्तियां हिंदी में, उनसे वो बना। ठीक है, दोनों में अंतर क्लियर है, यूनियन और फेडरेशन में? हाँ जी, बताओ क्लियर है? और कोई, किसी को कोई समझ में बात नहीं आई हो तो यस सर। पूछो जल्दी। क्लियर है? ठीक है। अब इसमें अगले पॉइंट से लिखना, नेक्स्ट पॉइंट से। वंस अगेन,
अरे इसमें क्या है वंस का? देखो, भारत जो बना, फॉर्म हुआ, वो सेंट्रीपिटल फोर्सेस से बना, केंद्र अभिमुख शक्तियों से बना। इसलिए केंद्र ज्यादा शक्तिशाली है। इसीलिए आप देखोगे केंद्र राज्य संबंधों में केंद्र के पास ज्यादा शक्तियां दी गई हैं। इसके विपरीत अमेरिका में, यूएसए में, चूंकि संघीय राज्य है, वो एग्रीमेंट से बना, एक राज्यों के बीच में एक संधि हुई, समझौता हुआ, तब वहां पर संघ बना। वहां पहले छोटे छोटे राज्य थे, उसके बाद केंद्र बना। तो वो एक समझौते का परिणाम है। इसलिए जब समझौता होगा तो जो उत्पन्न होगा वो पावरफुल होगा, या समझौता करके बनाने वाली शक्तियां ज्यादा पावरफुल होंगी? तो वो शक्तियां ज्यादा पावरफुल होंगी जिन्होंने समझौता किया है, अपने पास ज्यादा शक्तियां रखेंगी। इसीलिए अमेरिका में स्टेट्स के पास ज्यादा शक्तियां हैं, सेंटर के पास कम है। यही कारण है उसे फेडरेशन कहते हैं। तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फेडरेशन एंड यूनियन। इन यूनियन, सेंटर हैज मोर पावर, इन फेडरेशन स्टेट हैज मोर पावर। इसीलिए जब आप सेंटर स्टेट रिलेशंस को पढ़ोगे तो आप उसमें देखोगे कि सेंटर स्टेट रिलेशंस को डिफाइन करने में आगे हमेशा सेंटर पावरफुल रहा है। अब आगे देखते हैं। देखो, आर्टिकल 1 में ही दो तीन बातें और हैं। जैसे आर्टिकल 1 ही क्या कहता है, एरिया के बारे में बताता है, ये भारत की टेरिटरी के बारे में बताता है। तो टेरिटरी को तीन पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है ना? एक, राज्यों के क्षेत्र, स्टेट टेरिटरी। एक संघ क्षेत्र। संघ क्षेत्र का मतलब है यहां से यूनियन टेरिटरी, जहां पर सीधे तौर पर केंद्र सरकार अपना प्रशासन चलाती है। और तीसरा इसमें है, इंपॉर्टेंट है बहुत, तीसरा, तीसरे में ये सारे एरिया आते हैं जिन्हें कभी भी भारत एक्वायर कर सकता है फ्यूचर में। जैसे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, या अक्साई चिन का क्षेत्र जो चाइना के पास है। इसका मतलब यह हुआ कि जो तीसरा वाला एरिया है, इसमें ऐसे क्षेत्रों को छोड़ दिया गया है, ऐसे क्षेत्रों को एक्वायर करने की शक्ति भी भारतीय संविधान ने दी है सरकार को, जो इस समय, या जब भारतीय संविधान बना उस समय भारत का हिस्सा नहीं थे। और इसी का फायदा उठाकर, या इसी चीज का लाभ लेकर, आगे कई विदेशी क्षेत्रों को भारत में मिलाया गया। जैसे दादर नागर हवेली, गोवा भी उसी में था, दमन दीव उसी में था। और इसी क्रम में पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का भी नंबर आएगा, अक्साई चिन का नंबर भी आएगा। तो इसका मतलब यह हुआ सीधे तौर पर, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो लोग थे जिन्होंने भारतीय संविधान को बनाया, उनके उनके दिमाग में ये बात बिल्कुल क्लियर थी कि वैसे भारत एक्सपेंसिव नहीं होगा, मतलब एक्सपेंशन नहीं करेगा, अपना किसी तरीके का प्रसार नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई क्षेत्र जो कि भारतीय है और वो विदेशों के पास है, वो भारत में शामिल होना चाहता है, तो फिर वो हो सकता है, उसके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। इसीलिए बेरूबाड़ी वाला मामला अगर आप देखोगे, जो 1960s का है शायद, या उससे भी पहला है, 1960s के शायद थोड़ा सा पहला है, उसमें बेरूबाड़ी वाला, बेरूबाड़ी इनरी है शायद वो। तो वो बेरूबाड़ी वाला जो मामला था, उसे पाकिस्तान को दे दिया गया था, बेरूबाड़ी क्षेत्र। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट दे सकती है, भारत की किसी टेरिटरी को वो किसी अन्य क्षेत्र को दे सकती है, लेकिन इसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना पड़ेगा 368 के अंतर्गत। अगर लेना है किसी विदेशी क्षेत्र को भारत में, तो किसी संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है। वी नीड नो टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। लेकिन अगर देना है तो देन वी हैव टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड देन वी कैन डिलीवर इट। तो ये बड़ी इसमें क्लियर सी बात आती है। हालांकि कैसे आती है इसको मैं आगे समझा दूंगा, फिलहाल क्योंकि आर्टिकल 3 से आएगी ये, आर्टिकल 3 में है ये चीजें। नेक्स्ट लिखना,
मतलब आर्टिकल 1 और 3 को मिलाकर ये निकल के आएगा रिजल्ट इसका। फिलहाल आप लिखिए अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 1 भारतीय क्षेत्र को, भारतीय क्षेत्र को 3 भागों में बांटता है, या 3 कैटेगरी में बांटता है। ठीक है। आर्टिकल 1, आर्टिकल 1 डिवाइड्स इंडियन टेरिटरी इन 3 पार्ट्स। ठीक है। देखो, बाकी जैसे फेडरेशन अगर कहीं पर मिलेगा, जैसे अमेरिका में है ना, वहां फेडरेशन है, ये जहां भी कहीं और देश में भी कहीं फेडरेशन अगर देखने को मिलेगा, तो फिर वहां पर यूनियन टेरिटरी वाली चीज नहीं मिलेगी, केवल राज्यों का ही क्षेत्र मिलेगा, स्टेट एरिया ही, आपको स्टेट टेरिटरी ही देखने को मिलेगी। लेकिन इंडिया चूंकि यूनियन है, तो यहां पर यूनियन टेरिटरी भी है। ज्यादा भाग तो हालांकि स्टेट के पास है टेरिटरी का, लेकिन यूनियन के पास भी एक बड़ा भाग है टेरिटरीज के रूप में। दीज आर नोन एज यूनियन टेरिटरी। और किसको यूनियन टेरिटरी बनाना है, किसको स्टेट के रूप में फॉर्म करना है, इस चीज की शक्ति भी पार्लियामेंट को ही दी गई है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में शक्ति, कह सकते पार्लियामेंट के पास में, यानी सेंटर के पास में शक्ति है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ओवरऑल जो पावर है वो झुकी हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ। यहां से भी ये चीज निश्चित होती है। तो फिलहाल लिखिए, पहला लिखना स्टेट टेरिटरी, राज्य क्षेत्र। दूसरा लिखना संघ क्षेत्र, यूनियन टेरिटरी। और तीसरा लिखना इसमें ऐसे क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय, जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिकृत किया जा सकता है, भारत सरकार द्वारा अधिकृत किया जा सकता है। एंड ऑल दोज एरियाज, एंड ऑल दीज एरियाज, दोज एरियाज which can be acquired by, which can be acquired by India, Indian government, ऐसा लिखिए, which can acquired by Indian government any time। ठीक है। अब इसमें अगले पॉइंट से लिखना, नेक्स्ट पॉइंट से, तीसरी प्रकार के अंतर्गत, तीसरे प्रकार के अंतर्गत, अच्छा ये बताओ, एक बात बताओ, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये तीसरा, थर्ड। मैंने आपसे एक बात पूछी थी जब हम लोग सॉवर्निटी पढ़ रहे थे, कि सॉवर्निटी किस क्लॉज में आती है, सॉवर्निटी, सॉरी, किस आर्टिकल में रिप्रेजेंट है, मतलब किस आर्टिकल में सॉवर्निटी की हमें थोड़ी झलक देखने को मिलती है। क्या ये आर्टिकल 1 में नहीं मिल रही है? यस सर। देखो जरा ध्यान से, देखो कौन देश किसी दूसरे एक देश के क्षेत्र को अधिग्रहित कर सकता है ना, वो जो सॉवरीन होगा, इंटरनेशनल लॉ को मानता होगा, इंटरनेशनल कम्युनिटी का हिस्सा होगा सॉवरिनिटी के आधार पर, है ना। क्लियर है ना ये बात? आर्टिकल 1 में, इसलिए कभी भी कोई पूछे कौन सा सॉवरिनिटी का आर्टिकल है, एक दो और ढूंढ के मैं बता दूंगा, लेकिन आर्टिकल 1 तो है ही इसमें, वेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरिनिटी लाई,
मैं एक दिन एक इंटरव्यू देख रहा था। इंटरव्यू क्या, वो शायद ऐसे ही यूट्यूब पर किसी ने डाला हुआ था, तो मैं भी देख लेता हूँ यूट्यूब का। तो उसमें मैं कंगना रनावत का वो देख रहा था। तो वो कह रही थी इंटरव्यू में, उसमें कोई पत्रकार उनसे पूछ रहा था, तो उन्होंने कहा भारत 2014 में आजाद हुआ, उससे पहले तो वो सॉवरिन नेशन ही नहीं था, बस संप्रभु राष्ट्र नहीं था। तो मैं यही सोच रहा था, मैंने कहा देखो यार, ये कैसे, मतलब इनको क्या पता कि सॉवरनिटी किसे कहते हैं। और देखो ये सॉवरनिटी पे बात कर रही हैं इतना ज्यादा खड़े होके एक मंच पर, मतलब टीवी पर, और कह रही है कि सॉवरीन ही नहीं था इंडिया। पता नहीं क्या क्या कह रही थी वो, मुझे तो बहुत ही खराब लगा। मैंने कहा यार, ये तो बहुत ही गिरावट है, संस्कृति में ही बहुत गिरावट है। कल्चरल, एक कोई एक आर्टिस्ट अगर ऐसी बात करे, कोई कलाकार ऐसी बात करे जो कि शायद कला में तो, कला के जो मूल्य हैं उनमें सबसे पहली बात होती है कल्चर की वैल्यूज में सामंजस्य, कोहेरेंस। और दूसरा, अ, एक सही वर्ड उसके लिए है टॉलरेंस, सहनशीलता। वो दिखी नहीं। खैर पता नहीं वो कहाँ थी, तो ऐसे ही है। खैर, इसमें फिलहाल लिखिए पहले पॉइंट में, एक संप्रभु राज्य होने के नाते, अगले पॉइंट में लिखना, एक संप्रभु राज्य होने के नाते भारत, अब ऐसा नहीं यूनिलेटरी हम किसी पर हमला करके छीन ले किसी की कोई टेरिटरी को, ऐसा बिल्कुल नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत। क्योंकि हमें सॉवरनिटी जो मिली, जैसे तो आप लोगों ने नागरिकता को पढ़ा है, सिटीजनशिप को। अगर आप सिटीजनशिप की कॉन्सेप्ट को पढ़ोगे तो किसी राज्य, किसी देश के अंतर्गत किसी व्यक्ति को जो अधिकार मिलते हैं, जो राइट्स मिलते हैं, वो तब मिलते हैं जब वो वहां का सिटीजन है। इफ ही और शी अ पार्ट ऑफ दैट कंट्री। वो कैसे होगा? वो नागरिक होगा वहां का, ही वुड बी अ सिटीजन ऑफ दैट कंट्री। जब उस देश का सिटीजन होगा तो वहां के अधिकार उसको मिल जाएंगे, उस देश के राइट्स मिल जाएंगे। उसी तरीके से किसी देश को इंटरनेशनल कम्युनिटी में मान्यता तब मिलती है जब वो इसका हिस्सा हो। हिस्सा कब होगा? जब वो सॉवरीन हो, अपने निर्णय स्वयं कर सकता हो। सॉवरिटी फर्स्ट शर्त है उसके लिए, संप्रभुता फर्स्ट शर्त है इंटरनेशनल कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए। क्योंकि इंडिया एक सॉवरीन नेशन है, तो वो ऑटोमेटिकली इंटरनेशनल कम्युनिटी का हिस्सा है। और चूंकि वो इंटरनेशनल कम्युनिटी का हिस्सा है, तो फिर वो इंटरनेशनल लॉ को भी मानता है। तो फिर आगे इसमें यह सेंस हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ, वो किसी विदेशी क्षेत्र का भी अधिग्रहण कर सकता है। ठीक है, ये इंटरप्रिटेशन है आर्टिकल 1 का। तो लिखना इसमें, एक संप्रभु राज्य होने के नाते, एक संप्रभु राज्य होने के नाते भारत अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत, भारत अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत किसी विदेशी क्षेत्र का अधिग्रहण कर सकता है, किसी विदेशी क्षेत्र का भी अधिग्रहण कर सकता है। इंडिया एज अ सॉवरीन नेशन, इंडिया एज अ सॉवरीन नेशन कैन एक्वायर, कैन एक्वायर फॉरेन टेरिटरीज, फॉरेन टेरिटरीज अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ। इसी के तहत भारत द्वारा, इसी के तहत भारत द्वारा दादर एवं नागर हवेली, अकॉर्डिंग टू इट इंडिया एक्वायर्ड, अकॉर्डिंग टू इट इंडिया एक्वायर्ड दादर एंड नागर हवेली, गोवा, दमन एंड दीव,
पौंडीचेरी एंड सिक्किम टू, पौंडीचेरी एंड सिक्किम टू, ठीक है ना। इनको हमने अधिग्रहित किया क्योंकि ये पहले फॉरेन टेरिटरीज थी। सिक्किम का राज्य एक अलग संप्रभु राज्य था। आर्टिकल वो शायद कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कौन सा था, 20 के आसपास है शायद, कोई ध्यान नहीं आ रहा मुझे। उससे फिर उसे एक्वायर किया गया जब उनके राजा ने खुद ही इस बात पर सहमति दी, सिक्किम के राजा ने। तो विदेशी टेरिटरीज को भी हम लोग एक्वायर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1 और उसका जो ये सब क्लॉज है 3 इसके अकॉर्डिंग। क्लियर है ये? यस सर। कोई और इसमें यहाँ पे किसी की कोई क्वेरी है तो बताइए। आर्टिकल 1 की कोई क्वेरी है? सर जी, दादर नगर हवेली कहाँ पर है? ये गुजरात में के पास है। आप देखोगे ना गुजरात में, गुजरात के पास ये टेरिटरीज थी। दमन और दीव के पास दादर एवं नागर हवेली भी थी। ये यूनियन टेरिटरी थी पर इनको शायद अब एक जगह मिला दिया गया है, दमन को और दादर और नागर हवेली को। तो अभी एक ही के रूप में है शायद, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है। गुजरात के पास है ये, समुद्र में है शायद, कोई टापू वगैरह है या क्या है। ठीक है। देखो आर्टिकल 1 क्लियर है। आर्टिकल 2 को देखो। देखो आर्टिकल 2 पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि वो बाय लॉ, ऐसे नहीं कि मन मर्जी, बाय लॉ यानी कानून बनाकर या ऐसे कोई भी ऐसी शर्तें लगाकर, है ना, शर्तों के आधार पर भी, कंडीशंस के आधार पर भी, जो वो ठीक समझे, यूनियन में नए राज्यों का प्रवेश भी कर सकती है, उनकी स्थापना भी कर सकती है, नए राज्य एंटर कर सकती है, उनको फॉर्म भी कर सकती है। इसलिए नए राज्यों का गठन करने की शक्ति भी पार्लियामेंट के पास है। तो पहला यह बताता है कि भारत एक्वायर कर सकता है विदेशी क्षेत्र को भी। दूसरा यह बता रहा है कि जो विदेशी क्षेत्र हैं उन्हें एक्वायर करने के लिए रूल बनाने की जो शक्ति है वो पार्लियामेंट के पास है। तो इसका मतलब सॉवरेनिटी कहां लाई करने लगी इंडिया की? आर्टिकल 2 से। पार्लियामेंट में नहीं करने लगी है ना। हाँ जी बताइए, सॉवरेनिटी पार्लियामेंट में नहीं लाई करेगी फिर? पार्लियामेंट ही कानून बनाकर विदेशी क्षेत्र का अधिग्रहण कर सकती है। तो फ्रॉम वेयर द सॉवरेनिटी लाई? द सॉवरेनिटी लाई इन पार्लियामेंट। क्यों? क्यों करती है? वैसे तो सॉवरेनिटी लाई करती है लोगों में, हम भारत के लोग, जैसा कि हमने बताया है उसमें। लेकिन पार्लियामेंट में प्रैक्टिस लेवल पर, इन थ्योरी लेवल पर लोगों में, सैद्धांतिक रूप से। इन प्रैक्टिस पार्लियामेंट में, क्योंकि पार्लियामेंट में लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं। पार्लियामेंट लोगों के द्वारा चुनी गई एक संस्था है प्रत्यक्ष तौर पर। ठीक है, चलो इसको यहां तक करते हैं, आगे फिर कल शुरू करेंगे इसे। कल आर्टिकल 2 और इसका एक्सप्लेनेशन ये सब देख लेंगे। कोई क्वेरी है किसी की तो पूछ लीजिए। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं। अच्छा, सर की क्लास 4